नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका हम छठवां पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बिल्कुल डिटेल में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल की घोषणा हुई, नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनाव जीती? तो दोस्तों, क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, कब से कब तक चली थी? 1974 से लगाकर 1979 तक चली थी और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल की घोषणा हुई थी, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनाव जीती थी और जनता पार्टी से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए गए थे और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे उस समय। और देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो 26 अक्टूबर 1962 को बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था। भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। दूसरी बार लगा था दिसंबर 1971 को बाह्य आक्रमण के आधार पर और उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी द्वारा ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो अब तक देश में 2 बार बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और 1 बार आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो ये फैक्ट हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखना, गैस पूछा गया है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि देखिए, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे अधिक मात्रा में जल वाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जल वाष्प निकलती है, लेकिन गैस पूछा गया है क्वेश्चन में और जल वाष्प जो है कोई गैस नहीं है। जल वाष्प पानी की गैसीय अवस्था है। तो गैस पूछा गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। यदि गैस नहीं लिखा होता तो उसका आंसर जो है जल वाष्प होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो एक गलत कथन का हमें चयन करना है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं और याद भी करते चलेंगे। यह व्यवस्था अनुच्छेद 40 में वर्णित है। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 40 में की गई है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है, 11वीं अनुसूची में इसके विषयों का उल्लेख किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था के विषयों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है, बिल्कुल सही लिखा है। नंबर सी पे लिखा है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा है, इस व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं। ये गलत लिखा है क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व नहीं हैं। तो महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? महिलाओं के लिए 33.3 यानी कि 1/3 भाग सीटें रिजर्व में पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, 1/3 जो सीटें हैं ये महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, यानी कि 33.5% सीटें रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। तो ये 4 फैक्ट हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, यहाँ से भी हमें पंचायती राज व्यवस्था से गलत कथन का चयन करना है। तो 4 फैक्ट हम यहाँ से याद करेंगे। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है, चुनाव प्रत्येक 5 साल बाद कराया जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है, चुनाव हेतु न्यूनतम एज 21 वर्ष होना चाहिए। तो जो सरपंच वगैरह होते हैं इनकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। नंबर सी पे लिखा है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, बिल्कुल सही लिखा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। बलवंत राय मेहता जो थे उनकी सिफारिशों पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर डी पे लिखा है, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण 35% है। तो जो SC ST आरक्षण है ये 35% नहीं है। जो SC ST का आरक्षण होता है पंचायती राज व्यवस्था में ये वहाँ की जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है डी ये गलत लिखा है और गलत कथन का ही हमें चयन करना था।
तो दोस्तों यदि मैं जो समझा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि इसी प्रकार के जब मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका अपडेशन, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को विजिट करके प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक जिला है शिवपुरी, जिले का नाम है शिवपुरी और यहीं पर ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है। और शिवपुरी में एक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ये भी पूछा जाता है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था? तो जो वाणिज्यवाद शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है इसके राइटर हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसके राइटर कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है इस पुस्तक के राइटर हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1776 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल या फिर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में स्थापना हुई थी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारोजी स्लोथ वेयर भालू अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो दारोजी स्लोथ वेयर भालू अभ्यारण्य जो है कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। और 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और ये जो अभ्यारण्य है ये आलसी भालुओं के लिए फेमस है। ठीक है, आलसी भालुओं के लिए फेमस है ये अभ्यारण्य। और देखिए कर्नाटक में एक नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। और बांदीपुर नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, जिसका नाम क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को यह आदेश कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस पर कार्य ना करें, क्या कहलाता है? तो देखिए वो कहलाता है उत्प्रेषण। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार होता है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार होता है। उनमें से एक है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है कि जो ऊपरी अदालत है वो निचली अदालत को आदेश देती है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इस पर कार्य ना करें। ठीक है, तो जो 5 प्रकार की रिटें हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है अधिकार प्रच्छा, चौथा होता है उत्प्रेषण और 5वां जो है वो होता है प्रतिषेध। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करता है। नंबर 11 क्वेश्चन है, उज्जैन की राजा विक्रमादित्य ने किन पर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत शुरू किया था? तो विक्रम संवत जो है ये 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने शुरू किया था। और इन्होंने जो है शकों को पराजित किया था। किसको? शकों को पराजित किया था 57 ईसा पूर्व में, और इन्होंने विक्रम संवत शुरू किया था। लेकिन आपको याद रखना है कि जो हमारा राष्ट्रीय संवत है वो कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय संवत है शक संवत। ठीक है, और इसको किसने शुरू किया था? तो शक संवत को राजा कनिष्क ने शुरू किया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि शक संवत किसने शुरू किया था? राजा कनिष्क ने शुरू किया था, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसका समकालीन था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चरक है ये राजा कनिष्क का समकालीन था। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध राजवैद्य था। ठीक है, और इसने ही चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी थी। चरक संहिता नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चरक ने लिखी थी। और जो चरक संहिता है ना, एक आयुर्वेद का फेमस ग्रंथ है। ठीक है, आयुर्वेद का फेमस ग्रंथ है ये चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसकी रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने जो है महाभारत की रचना की थी। और महाभारत का मूल नाम क्या है?
तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभारत को जय संहिता कहा जाता है इसको। और महाभारत के अध्याय होते हैं उनको पर्व कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत में पर्व यानी कि अध्यायों की संख्या कितनी है? तो महाभारत में पर्वों की संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल कौन से थे स्वतंत्र भारत के? तो सी राजगोपालाचार्य जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 15 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सी वाल यानी कि समुद्री दीवार कहाँ पर स्थित है? तो संसार की सबसे बड़ी जो समुद्री दीवार है ये दक्षिण कोरिया में स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो निर्माण है ये 2010 में पूरा हुआ था। और इसका नाम हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में कि जो सबसे बड़ी सी वाल है संसार की, इसका नाम क्या है? तो इस सी वाल का नाम है सायमेगउम। क्या नाम है? सायमेगउम जो है इस दीवाल का, समुद्री दीवाल का नाम है। नंबर 16 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने के बाद आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक पढ़ी थी अनटू दी लास्ट। ठीक है, अनटू दी लास्ट नाम की पुस्तक पढ़ी थी और इनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन आ गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस पुस्तक को पढ़ने के बाद महात्मा गांधी के जीवन में परिवर्तन आ गया, तो ये पुस्तक जो है कितनी इंपॉर्टेंट होगी? इस पुस्तक के राइटर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम है जॉन रस्किन। क्या नाम है? जॉन रस्किन जो है इस पुस्तक के राइटर का नाम है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1860 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1860 ईस्वी में किया गया था। जो अनटू दिस लास्ट पुस्तक है इसका अनुवाद गुजराती में किसने किया था? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो इस पुस्तक का अनुवाद जो है गुजराती में किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किस नाम से किया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अनटू दी लास्ट पुस्तक है इसका गुजराती अनुवाद किया था महात्मा गांधी ने सर्वोदय नाम से किया था। ठीक है, और कब किया था? तो 1908 में इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया था महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया था? तो विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक स्तंभ बनवाया था जिसे हेलियोडोरस स्तंभ या फिर गरुण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे ये है वो स्तंभ, इसी को हेलियोडोरस स्तंभ या फिर गरुण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है और इस स्तंभ को पत्थर से काटकर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता किससे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। डी ऑप्शन से हो जाएगा। राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? ये सन भी पूछा जाता है। 1828 में की थी। और एक और सभा है आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सती प्रथा समाप्त करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जो अकबर द्वितीय था, ठीक है, अकबर द्वितीय जो था इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 19 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो गांधी सागर बांध है ना, ये चंबल नदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर स्थित है। यदि स्थान पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर, यहाँ पर ये बांध जो है स्थित है। इसकी आधारशिला 1954 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और ये जो गांधी सागर बांध है 1960 में बनकर तैयार हुआ था। नंबर 20 क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो हमें पहचान करना है। तो मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है। ये बांध कहाँ पर बना है? रावत भाटा राजस्थान में बना हुआ है। बी पे लिखा है जवाहर सागर बांध, हमें याद भी करते चलना है। जवाहर सागर बांध जो है ये भी चंबल नदी पर है, ये कोटा राजस्थान में बना हुआ है। नंबर सी पे लिखा है गांधी सागर बांध, मैंने अभी आपको बताया है कि ये चंबल नदी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है।
नंबर डी पे लिखा है इंदिरा सागर बांध खंडवा। जो इंदिरा सागर बांध है ये नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये चंबल नदी पर नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी हमें याद कर लेना है कि ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। तो यहाँ से हमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है। तो देखिए जो ब्राजील की नदी है अमेजन नदी, ये जो है पानी की मात्रा के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। लेकिन पानी की मात्रा के आधार पर जो है अमेजन संसार की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो सुरंग है ना, इसको बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग को बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई जो है 11.2 किलोमीटर है और ये जो है जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन निम्न में से किस देश में चलाई गई थी। तो संसार की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी, जर्मनी में चलाई गई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये संसार की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाई गई थी। तो जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। यूरो जो है ये जर्मनी की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 28 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गरीब दिवस कब मनाया जाता है, 28 जून को मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव के जन्म दिवस पर। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको फैक्ट याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं और दोनों अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय गरीब दिवस जो है 28 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है। तो देखिए जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है कोशिका को। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वयं नामक 2 वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। ठीक है। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारा वीडियो वॉच कर सकें। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।